चलिए, आज सफर करते हैं एक नदी का। लेकिन ये सिर्फ पानी की नदी नहीं है। आज हम डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के शक्तिशाली कविता संग्रह महानदी की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक समीक्षा के जरिए हम इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। संग्रह की शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है इस एक लाइन से। यहाँ नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, नहीं, ये तो हमारी सभ्यता, हमारी पहचान की आत्मा है। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। महानदी, जीवन की धारा। यहाँ कविताएं नदी को एक जीता जागता रूप देती हैं, बिल्कुल हमारे जीवन के उतार चढ़ाव की तरह। समीक्षक मनीष कुमार पांडे भी यही कहते हैं कि ये कविताएं सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि एक प्रेरणा है। प्रेरणा जिंदगी के संघर्षों में आगे बढ़ते रहने की। तो ये संग्रह नदी को जिंदगी की यात्रा का एक बड़ा ही पावरफुल मेटाफर बनाता है। एक ऐसी यात्रा जो कभी शांत है तो कभी गुस्से में अपने ही किनारे तोड़ देती है। और जब कोई इन कविताओं को पढ़ता है ना, तो वो भी एक सफ़र पे निकल पड़ता है, एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सफ़र, बिल्कुल किसी महान नदी के लगातार बदलते बहाव की तरह। चलिए अब नदी के उस मोड़ पर आते हैं जहां धारा थोड़ी शांत हो जाती है। यहां प्रकृति और इंसानी भावनाएं एक दूसरे में जैसे घुलमिल सी जाती हैं। मिसाल के तौर पर सफर में नाम की एक कविता है। इसमें घर की एक इतनी खूबसूरत तस्वीर खींची गई है, एक ऐसा घर जो ईंट पत्थर का है ही नहीं। और यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये कविता चार दीवारों वाले घर की नहीं, बल्कि मन के उस ठहराव की बात करती है। वो सुकून जो इंसान को कहीं भी मिल सकता है, भले ही सिर पर खुला आसमान क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कविताएं सिर्फ प्रकृति की ही बात करती हैं, नहीं, ये तो आज की जिंदगी की सच्चाई से भी टकराती हैं। वही अस्थिरता, वही असुरक्षा और अपने वजूद की वो खोज जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो शांत पानी से निकलकर अब हम आते हैं तेज और अशांत लहरों में। एक ऐसा हिस्सा जहां कविता समाज के संघर्ष और पाखंड से सीधा टकराती है। कवि ने समाज के विरोधाभासों को बहुत ही सीधे शब्दों में सामने रखा है। देखिए, एक तोड़ता है तो दूसरा बनाता है, एक कपड़े ओढ़े हुए हैं तो दूसरा बिल्कुल नंगा। सोचिए, ये लाइनें उस गहरी सामाजिक असमानता पर कितनी सीधी चोट करती हैं जो हमारे चारों तरफ है। और फिर आती है कविता जुगाड़ 7। इसका ये हिस्सा तो पूरी व्यवस्था पर एक जबरदस्त तमाचा है। तो असल में हो क्या रहा है? ये कविताएं उन मेहनती, नजरअंदाज किए गए लोगों की आवाज बन रही हैं, जिनके घिसे पिटे हाथ दूसरों के स्वागत में सबसे ज्यादा जोर से बजते हैं। अब नदी की ये यात्रा हमें एक गहरे ठहराव पर ले आती है, एक ऐसा पड़ाव जो महामारी के उस साझा दर्द पर सोचने को मजबूर करता है। अगर उस पूरे दौर को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा चुप। और करु कविता में ये सन्नाटा हर जगह फैला हुआ है। सारे गांव, शहर, पोखर, समुंदर और यहां तक कि खुद महानदी भी सब चुप हैं। इस गहरे सन्नाटे में अगर कोई आवाज है भी तो वो खुद कविता की अपनी दर्द भरी पुकार है। एक ऐसी पुकार जो उस सुन आकाश में गूंज रही है। तो ये कविता क्या दिखाती है? यही कि कभी-कभी बाहरी शोर शराबे से कहीं ज्यादा वजन हमारे अंदर के मौन का, हमारे ठहराव का होता है। और अब हम पहुंचते हैं अंत में, उस महासागर में जहां ये सारी छोटी बड़ी धाराएं आकर मिलती हैं और इस संग्रह का असली असर सामने आता है। तो पढ़ने वाले के लिए ये संग्रह एक 4 पड़ाव की यात्रा बन जाता है। देखिए, ये एक इमोशनल सफर से शुरू होता है, फिर प्रकृति से जोड़ता है, समाज की समझ देता है और आखिर में सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए प्रेरित करता है। तो आखिरी बात यही है कि ये संग्रह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। ये भीतर तक छूता है और सच में जीवन की धारा में बहा ले जाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कविताएं सिर्फ यही नहीं, कोई भी कविता हमें जिंदगी की इस विशाल धारा में बहना और साथ ही टिके रहना कैसे सिखाती हैं। मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी की समीक्षा मनीष पांडे द्वारा। समीक्षक का परिचय। मनीष कुमार पांडे, शिक्षा कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर MCA। संप्रति IT कंपनी इन्फोसिस भुवनेश्वर में साइबर सिक्योरिटी विभाग में वरिष्ठ निदेशक के पद पर कार्यरत। प्रकाशन कविता संग्रह धरोहर नहीं धरा चाहिए तथा जिंदगी आओ जीना सीखे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित।
वे अपने परदादा प्रख्यात पुरातत्वविद द्विवेदी युग के शीर्षस्थ कवि पद्मश्री मुकुटधर पांडे के अग्रज साहित्य वाचस्पति पंडित लोचन प्रसाद पांडे के समग्र साहित्य के प्रकाशन का उपक्रम कर रहे हैं। मनीष पांडे का ये कार्य गौरवशाली है। विश्व हिंदी अधिष्ठान द्वारा विगत 30 सितंबर 2023 को मुकुटधर पांडे जयंती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में कविता पाठ किया गया। अधिष्ठान की साहित्यिक गतिविधियों से सतत संलग्न डॉक्टर मीन केतन प्रधान द्वारा संपादित ऐतिहासिक महत्व की महाविद्यालयीन वार्षिक पत्रिका प्राची स्वर्ण जयंती विशेषांक 2008-9 में लेख प्रकाशित। अन्य प्रकाशन समीक्षा का वाचन महानदी जीवन की धारा में बहती कविताएं। डॉक्टर मीन केतन प्रधान कृत महानदी कविता संग्रह केवल कवि की भावनाओं का प्रवाह नहीं, बल्कि ये जीवन के संघर्ष से जूझते हुए गतिशील रहने और विविधता को समेटकर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा है। महानदी संग्रह की कविताएं भावनाओं, अनुभवों और स्मृतियों की तरह बहती हैं और नदी की धारा की तरह कभी शांत, कभी तटबंध को तोड़कर अपने रौद्र रूप का भी प्रदर्शन करती हैं। इस संग्रह की कविताएं पाठक को एक भावनात्मक और बौद्धिक यात्रा पर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए संग्रह की प्रथम कविता महानदी से कि हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी महानदी हो तुम। प्रकृति इस संग्रह में एक जीवंत पात्र है। धरती, चांद, हवा, पानी जैसे तत्वों के माध्यम से कवि डॉक्टर मीन केतन प्रधान ने मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। ये चित्रण जीवन में संघर्षशील रहते हुए भी संतुलित रहना दर्शाता है। जैसे सफर में कविता पेज नंबर 60 पर कि मन जहाँ ठहरता वो घर होता, एहसास और जज्बातों से भरा खुला आसमान सही, बिना दीवार बिना घेरे के। उक्त कविता में जो घर है वो मन के ठहराव का भावनात्मक घर है। कवि मीन केतन प्रधान की कविताएं जीवन की विभिन्न स्थितियों के यथार्थ को उद्घाटित करती हैं। महानदी संग्रह की कविताएं भावनात्मक और संवेदनात्मक अधिक हैं। डॉक्टर प्रधान ने कविताओं में सामाजिक संवेदनाओं को व्यक्त किया है। स्वतंत्रता के बाद की जन आकांक्षा, मोहभंग और आत्मचिंतन का ये दस्तावेज है। जीवन के अनेक विरोधाभासों को कवि ने अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। दायरा कविता की ये पंक्तियां देखिए कि जगह कोई भी हो एक घेरा बनाती दायरा ईजाद करती, बांध देती आदमी को अपने से, तब वो अधूरा होने लगता और पूरा होते होते सरक जाती जिंदगी। बेघर बार होकर भागता रहता आदमी, कभी बाहर कभी भीतर। महानदी संग्रह की कविताएं आधुनिक जीवन की अस्थिरता, असुरक्षा और आंतरिक द्वंद्व को बेबाकी से बोलती हैं, जहां जीवन बिना ठहराव के आगे बढ़ता रहता है। व्यक्तिगत ज़रूरतें, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और अस्तित्व की खोज व्यक्ति को निरंतर चलायमान रखती है। और ये यात्रा केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर, उसके विचारों, भावनाओं की दुनिया में भी निरंतर चलती रहती है। कवि जीवन की गति, उसकी उलझनें और आत्मचिंतन को एक गहन संवेदना के साथ प्रस्तुत करता है। ये दुनिया शीर्षक कविता में देखिए कि जो आज कम है कल ज्यादा हो जाएगा, कल कम था आज ज्यादा हो गया। होना है उसे कम ज्यादा इसलिए कि वो है, न होता तो न कम होता न ज्यादा। दिख रहा जो वो सब कुछ हो और न दिखे तब कोई बात नहीं, न हो और दिखे तब अद्भुत कहलाती ये दुनिया। इस संग्रह में सामाजिक असमानता और राजनीतिक दांवपेंच पर कवि ने तीखा व्यंग्य किया है। ऐसी 11 कविताएं जुगाड़ शीर्षक से हैं। जुगाड़ 7 शीर्षक कविता में देखिए कि एक तोड़ता दूसरा बनाता, एक ओढ़े रहता दूसरा नंगा, एक की ताली थप थप दूसरे की धप धप। किसी के स्वागत में जो तालियां बजती, घिसी पिटी हथेलियां ज्यादा गूंजती, कुछ तो होगा जुगाड़। उक्त कविता की पंक्ति घिसी पिटी हथेलियां ज्यादा गूंजती ये सीधा सीधा निम्न वर्गीय संवेदना है और व्यवस्था की विडंबना पर गहरी चोट। ये कविताएं सामाजिक असमानता, श्रम की उपेक्षा और सत्ता पर व्यंग्य करती हैं। विरोधाभासों के माध्यम से कवि ने दिखाया है कि कैसे एक वर्ग को प्रशंसा मिलती है जबकि दूसरा वर्ग संघर्ष करता है। भाषा सरल है लेकिन भावों से परिपूर्ण है। शैली में प्रवाह है जैसे नदी बहती है। प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। कोरोना कालीन त्रासदी से संबंधित कविता करु कविता का ये उदाहरण देखिए कि चुप
सारे गांव, शहर, पोखर, समंदर और इधर महानदी। कहीं कोई उठापटक, कोई शोर शराबा नहीं है, तो बस है सुन्न आकाश में करु कविता की करुण पुकार। उक्त कविता महामारी के समय की करुणा, भय, दहशत आदि मनोवृत्तियों को दर्शाती है। चुप शब्द से शुरू होकर ये पूरे वातावरण, गांव, शहर, पोखर, समंदर की निस्तब्धता को रेखांकित करती है। इस मौन में कोई हलचल नहीं है, कोई शोर नहीं है, लेकिन इसी मौन में आकाश में करु कविता की करुण पुकार सुनाई देती है। कविता मौन रहकर भी अंतर्मन की आवाज, प्रकृति की संवेदना और उससे जुड़ी गहराई को उजागर करती है, और शब्दों से अधिक मौन और शोर से अधिक संवेदना की महत्ता को स्थापित करती है। कवि मीनकेतन प्रधान कृत महानदी कविता संग्रह एक भावनात्मक यात्रा भी है। प्रकृति से जुड़ाव, समाज की समझ, आत्मचिंतन की प्रेरणा और जीवन की विविधता का दस्तावेज है यहाँ। ये संग्रह पठनीय है, ये कविताएं भीतर तक छूती है और जीवन की धारा में बहा ले जाती है। मीनकेतन प्रधान जी का दूसरा महत्वपूर्ण काव्य संग्रह करु काल भी है, जो पृथक रूप से विश्लेषण योग्य है। नमस्कार। आज हम एक बहुत खास हिंदी कविता संग्रह पर बात करने वाले हैं। जी। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की महानदी। पर हम इसे सीधे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक अलग नजरिए से देखेंगे। अच्छा, कैसे? मनीष कुमार पांडे ने इसकी एक समीक्षा लिखी है। हम उसके जरिए इस संग्रह को समझने की कोशिश करेंगे। ओह, ये तो बढ़िया तरीका है किसी की समीक्षा के आईने में देखना। हाँ, और ये समीक्षक भी बहुत दिलचस्प हैं। मनीष कुमार पांडे, देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अच्छा, टेक वाले हैं। बिल्कुल। इन्फोसिस में भुवनेश्वर में साइबर सिक्योरिटी के सीनियर डायरेक्टर। लेकिन वो खुद भी एक प्रकाशित कवि हैं। अरे वाह, ये तो गजब का संगम है, तकनीक और कविता। है ना? और इतना ही नहीं, वो अपने परदादा, जो खुद बहुत बड़े साहित्यकार थे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, उनके काम पर भी रिसर्च कर रहे हैं। तो मतलब साहित्य से गहरा जुड़ाव है। हाँ, इनकी समीक्षा तो फिर सुनने लायक होगी। बिल्कुल। तो आज हम यही करेंगे। इस समीक्षा की मदद से महानदी संग्रह के अंदर झांकेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पांडे जी को इसमें क्या खास लगा। ठीक है। क्या विषय है, क्या भाव है, संग्रह की आत्मा क्या है, उनके नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं, देखते क्या निकलता है इस पड़ताल से। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो समीक्षक उठाते हैं, वो ये कि भाई, महानदी सिर्फ कुछ कविताओं का कलेक्शन भर नहीं है। मतलब उससे ज्यादा कुछ है। हाँ, पांडे जी इसे देखते हैं जैसे जीवन के संघर्षों से लड़ने, टिके रहने की प्रेरणा, अच्छा। विविधता को अपनाने, और जैसे नदी बहती है ना, वैसे ही लगातार चलते रहने की एक सीख। बिल्कुल महानदी की तरह। तो नदी यहाँ एक रूपक की तरह है। बिल्कुल। जैसे महानदी कभी शांत बहती है, कभी उफान पर होती है, वैसे ये कविताएं जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखाती हैं। और इसकी झलक तो संग्रह की पहली ही कविता में मिल जाती है, महानदी। समीक्षक ने पंक्तियां भी उठाई हैं। हाँ, कौन सी? हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी महानदी हो तुम। हमारी पहचान हो तुम, ये तो काफी गहरा है। हाँ, ये सिर्फ नदी की तारीफ नहीं, उसे हमसे, हमारी पहचान से जोड़ देती है। और यहाँ समीक्षक की बात दिलचस्प हो जाती है। वो इस नदी के रूपक को मतलब सिर्फ सतह पर नहीं देखते। अच्छा। वो इसकी गहराई में जाते हैं, बताते हैं कि कैसे ये कविताएं नदी के अलग अलग मूड्स दिखाती हैं। कभी एकदम शांत, तो कभी किनारों को तोड़ती हुई और रौद्र रूप में। हाँ, जैसे जीवन में होता है। बिल्कुल। और ये सीधा जुड़ता है हमारी भावनाओं से, हमारी यादों से, हमारे तजुर्बों के उस बहाव से जो कभी रुकता नहीं है। मतलब ये कोई भौगोलिक नदी नहीं। समीक्षक इसे देखते हैं एक भावनात्मक, एक अनुभवात्मक नदी के तौर पर, जो इन कविताओं का आप कह सकते हैं केंद्रीय भाव है। समझ गए। तो ये रूपक सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये पूरे संग्रह की नींव है एक तरह से। हाँ, और समीक्षक के अनुसार ये नदी बाहर भी है और पाठक के मन के अंदर भी बह रही है। वाह। और ये जुड़ाव सिर्फ नदी तक ही नहीं है। समीक्षा इस बात पर भी ध्यान दिलाती है कि कवि ने प्रकृति के दूसरे एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया है, जैसे धरती, चांद, हवा, पानी। हाँ बिल्कुल। समीक्षक करते हैं कि ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है कविताओं में। तो फिर क्या है? ये जीवंत किरदारों की तरह हैं, सांस लेते हुए महसूस होते हैं। अच्छा, मतलब प्रकृति भी एक पात्र है। एक तरह से कवि इनका इस्तेमाल करते हैं इंसानी जज्बातों को आवाज देने के लिए, या फिर जिंदगी की जो मुश्किलें हैं ना, हाँ। उनके बीच एक सुकून,
एक बैलेंस ढूंढने के लिए, जैसे प्रकृति में धूप भी है, छांव भी। बिल्कुल, सुख दुख की तरह। हाँ, सही। इसका कोई उदाहरण दिया समीक्षा में? हाँ, बिल्कुल। पेज 60 पर एक कविता है, सफर में, उसका जिक्र है। सफर में? इसमें क्या खास है? इसमें घर की परिभाषा बहुत अलग है, मतलब बहुत ही भावनात्मक। अच्छा, क्या पंक्तियां है? पंक्तियां हैं, मन जहां ठहरता वो घर होता, एहसास और जज्बातों से भरा खुला आसमान, सही, बिना दीवार बिना घेरे के। अरे वाह, मन जहां ठहरता वो घर होता, बिना दीवार बिना घेरे के। ये तो कमाल की बात है ना? समीक्षक इसे भावनात्मक घर कहते हैं। भावनात्मक घर। हाँ, ये दिखाता है कि कवि कैसे बाहर की दुनिया, जैसे खुला आसमान, बिना दीवार, इसका इस्तेमाल अंदर की स्थिति बताने के लिए करते हैं, मन की आज़ादी या ठहराव। और शायद आज के समय में इसकी जरूरत भी ज्यादा है। बिल्कुल, समीक्षक शायद यही इशारा कर रहे हैं। ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, अस्थिरता है। तो ऐसे में वो ईंट गारे का मकान शायद उतना पक्का ठिकाना न लगे जितना मन का ये कोना, ये जज्बातों का आशियाना है। सही कहा। और इसी भागदौड़ और अस्थिरता पर भी समीक्षक का ध्यान गया है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि ये कविताएं सिर्फ प्रकृति या निजी एहसासों तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, दायरा बड़ा है। इनमें आजादी के बाद की जो उम्मीदें थीं, फिर उनका टूटना, मतलब मोहभंग, हाँ, डिसइल्यूजनमेंट, खुद से सवाल करना, आत्मचिंतन, और जिंदगी के जो विरोधाभास हैं, हाँ, वो सब भी नजर आते हैं। सही कहा। समीक्षक दिखाते हैं कि कवि कैसे व्यक्तिगत अनुभव से शुरू करके समाज की सच्चाइयों तक पहुंचते हैं। जैसे एक कविता है दायरा, समीक्षक ने उसका जिक्र किया। हाँ, दायरा। उसकी पंक्तियां एक अजीब से बंधन, एक अधूरेपन का एहसास कराती हैं, जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो। क्या पंक्तियां हैं? जगह कोई भी हो, एक घेरा बनाती दायरा ईजाद करती, बांध देती आदमी को अपने से, तब वो अधूरा होने लगता और पूरा होते होते सरक जाती जिंदगी, बेघरबार होकर भागता रहता आदमी, कभी बाहर कभी भीतर। पूरा होते होते सरक जाती जिंदगी, ये तो बहुत बेचैन करने वाली बात है ना? जैसे किसी अदृश्य पिंजरे में कोई भाग रहा हो। बिल्कुल। समीक्षक इसी दायरे को आज के इंसान की स्थिति से जोड़ते हैं, चाहे वो समाज के बंधन हो या मन के। ये पंक्तियां उस घुटन को, उस लगातार तलाश को दिखाती हैं जहां इंसान पूरा होने की कोशिश में ही शायद अधूरा रह जाता है और जिंदगी निकल जाती है। हाँ, समीक्षक के विश्लेषण से लगता है कि ये कविताएं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि उस एहसास की गहराई तक ले जाती हैं। और समीक्षक आधुनिक जीवन की और भी परतें खोलते हैं, जैसे अस्थिरता, असुरक्षा, हाँ, इनसिक्योरिटी, मन के अंदर जो खींचतान चलती रहती है, और वो जिसे समीक्षक कहते हैं भागम भागम भरा युग। रैट रेस। हाँ, एक ऐसी दौड़ जिसमें इंसान बस भागे जा रहा है, खुद को खोता जा रहा है। और इसी सिलसिले में समीक्षा एक और कविता पर खास ध्यान देती है, आदमी दो। आदमी दो, ये किस बारे में है? ये आज के इंसान की उस फितरत पर एक, कह सकते हैं, तीखी टिप्पणी है। अच्छा। जहां सब कुछ पा लेने की इच्छा तो बहुत है, हाँ, वो तो है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का, कुछ देने का जज्बा जैसे कम हो गया है। ओह, इसकी कुछ पंक्तियां हैं। समीक्षक बताते हैं, आदमी उठता गिरता, कैसा है आदमी, आदमी जैसा खड़ा क्यों नहीं रहता अपनी जमीन पर आदमी बनकर, ललक हो उसमें पाने की, देते रहने के लिए। आदमी जैसा खड़ा क्यों नहीं रहता अपनी जमीन पर? ये तो सीधा सवाल है। बिल्कुल। पाने की इच्छा ठीक है, पर देने की क्यों नहीं? समीक्षक इसे आज के कंज्यूमर समाज की आलोचना की तरह देखते हैं। एक बुनियादी सवाल है कि आदमी होने का मतलब क्या? सिर्फ लेना है या देना भी उसका हिस्सा है? यहाँ सामाजिक टिप्पणी बहुत साफ है। बहुत साफ। तो देखिए, दायरा में बंधन और अधूरापन, आदमी दो में ये पाने की होड़। और फिर एक और कविता का जिक्र है समीक्षा में, यह दुनिया। यह दुनिया, इसमें क्या है? इसमें आज के जीवन का एक और पहलू है, भ्रम और हकीकत का घालमेल, इल्यूजन और रियलिटी। अच्छा, कैसे? समीक्षक कुछ पंक्तियां उठाते हैं, जो आज कम है कल ज्यादा हो जाएगा। दिख रहा जो वो सब कुछ हो और न दिखे तब कोई बात नहीं, न हो और दिखे तब अद्भुत कहलाती है दुनिया। अद्भुत कहलाती है दुनिया, ये तो जबरदस्त है ना? समीक्षक इन पंक्तियों के जरिए शायद उस दिखावे की दुनिया पर इशारा कर रहे हैं जिसमें हम जी रहे हैं, जहां चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। हाँ, या जो असलियत है वो दिखती ही नहीं। तो ये तीनों कविताएं, दायरा, आदमी दो, ये दुनिया, समीक्षक के मुताबिक मिलकर
आज के जीवन की उलझनों, विडंबनाओं और इंसान के अंदरूनी संघर्षों की एक पूरी तस्वीर बना देती हैं। तो ये तो समाज और आधुनिक जीवन की बात हुई, लेकिन समीक्षक एक और पहलू पर काफी जोर देते हैं। किस पर? सामाजिक असमानता और जो राजनीतिक तिकड़मबाजी होती है ना, उस पर कवि का व्यंग, सटायर। अच्छा, सटायर भी है। हाँ, और इसके लिए वो खास तौर पर जुगाड़ शीर्षक से लिखी 11 कविताओं का जिक्र करते हैं। जुगाड़? अरे वाह, ये शब्द तो अपने आप में एक पूरी कहानी है ना? हिंदुस्तान में तो जुगाड़ के कितने मतलब हैं। हाँ, कभी मजबूरी का हल, कभी सिस्टम का मजाक, तो कभी करप्शन का दूसरा नाम। समीक्षक इसी नजर से देखते हैं इन कविताओं को। बिल्कुल। समीक्षा में जुगाड़ साथ कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो समाज के अंदर के कॉन्ट्रास्ट को दिखाती हैं। सुनाइए। एक तोड़ता दूसरा बनाता, एक की ताली थप थप दूसरे की धप धप, किसी के स्वागत में जो तालियां बजती, घिसी पिटी हथेलियां ज्यादा गूंजती, कुछ तो होगा जुगाड़। हो घिसी पिटी हथेलियां ज्यादा गूंजती, ये लाइन तो बहुत कुछ कह जाती है ना? बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा। समीक्षक यहाँ कवि ने जो विरोधाभास दिखाए हैं ना, उन पर ध्यान दिलाते हैं। एक तोड़ता दूसरा बनाता, या एक और पंक्ति का जिक्र है समीक्षा में, एक ओढ़े रहता दूसरा नंगा। हाँ, ये तो सीधा समाज की खाई दिखाता है, अमीर गरीब का फर्क। बिल्कुल। और वो घिसी पिटी हथेलियों वाली लाइन, समीक्षक कहते हैं ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो क्या है? ये सिस्टम पर एक तीखा कटाक्ष है। ये उन लोगों की आवाज है जो हाशिए पर हैं, जिनका शायद सबसे ज्यादा पसीना बहता है, पर जिनकी मजबूरी उन्हें सबसे जोर से ताली बजवा देती है। हाँ, शायद दिखाने के लिए कि वो कितने खुश हैं। हाँ, यह शायद इसलिए कि उनके पास खोने को कुछ नहीं। समीक्षक कहते हैं कि ये कविताएं सिर्फ असमानता नहीं दिखाती, बल्कि पावर के खेल, मेहनत के शोषण और उस जुगाड़ पर व्यंग्य करती हैं जिससे ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। मतलब जुगाड़ यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का सिंबल बन गया है, जैसा समीक्षक देख रहे हैं। बिल्कुल, ये कविताएं हंसाते हंसाते बहुत गहरे जख्म दिखा देती हैं। यही तो व्यंग्य की ताकत होती है। सही कहा। और समीक्षक इसी बात को हाईलाइट करते हैं कि कवि ने कैसे हल्के फुल्के अंदाज में कितनी गंभीर बातें कह दी हैं। अच्छा, व्यंग्य और सामाजिक यथार्थ तो हो गया, पर जाहिर है समीक्षा कवि की भाषा और स्टाइल पर भी बात करती होगी। हाँ बिल्कुल, पांडे जी कहते हैं कि भाषा बहुत सरल लेकिन भावों से परिपूर्ण है। सिंपल लेकिन डीप। हाँ, उसमें कोई बनावट नहीं है, एक सहजता है। स्टाइल में एक प्रवाह है, जैसे नदी बहती है। फ्लो है। और सिंबल्स का इस्तेमाल, प्रतीकों का, वो बहुत असरदार है, अत्यंत प्रभावशाली। तो भाषा मुश्किल नहीं है? नहीं, समीक्षक इसी सादगी की तारीफ करते हैं। ये अकादमिक या भारी भरकम भाषा नहीं है, आम बोलचाल के करीब है, पर फिर भी गहरी बात कहती है। और वो प्रवाह वाली बात भी जरूरी है। हाँ, जैसे नदी बिना रुके बहती है, वैसे ही इन कविताओं को पढ़ते हुए एक लय, एक रिदम महसूस होता है। और इस इमोशनल डेप्थ और भाषा की सादगी का कोई खास उदाहरण दिया है समीक्षक ने? हाँ, एक बहुत ही सशक्त उदाहरण दिया है। करुणा काल की जो त्रासदी थी ना, हाँ, उससे जुड़ी एक कविता है करूं। हाँ, समीक्षक कहते हैं ये कविता उस दौर के पूरे माहौल को पकड़ लेती है। उन्होंने पंक्तियां भी दी हैं। क्या है वो पंक्तियां? चुप, सारे गांव, शहर, पोखर, समुंदर और इधर महानदी, कहीं कोई उठापटक, कोई शोर शराबा नहीं है, तो बस सुन्न आकाश में करूं कविता की करुण पुकार। अरे चुप, ये शब्द बार बार। हाँ, ये चुप शब्द ही बहुत कुछ कह जाता है। समीक्षक कहते हैं ये कविता असाधारण है। क्यों? क्योंकि ये चुप, निस्तब्धता, मौन जैसे शब्दों से सिर्फ बाहर की खामोशी नहीं दिखाती। तो समीक्षक के विश्लेषण के मुताबिक ये शब्द उस महामारी के दौर के अंदर के डर, बेबसी और उस सामूहिक दुख को दिखाते हैं। सब कुछ थम गया था, गांव, शहर, यहां तक कि प्रकृति भी, पोखर, समुंदर, महानदी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसी गहरे सन्नाटे के बीच उस सुन्न आकाश में एक करुण पुकार सुनाई देती है। ये करुण पुकार, ये क्या है? किसी एक की है या सबकी? समीक्षक इसे देखते हैं एक कलेक्टिव आवाज की तरह। अच्छा। शायद उन लाखों अनकही कहानियों की गूंज, उन त्रासदियों की जो सन्नाटे में कहीं दबसी गई। ये कविता दिखाती है कि कैसे सबसे ज्यादा शोर शायद सबसे गहरे मौन में सुनाई देता है। वाह। समीक्षक का कहना है कि ये कविता शब्दों से अधिक मौन और शोर से अधिक संवेदना की महत्ता स्थापित करती है।
और ये बात बिल्कुल सही लगती है। ये तो उस दौर का एक बहुत मार्मिक दस्तावेज हुआ फिर। हाँ, बिना चीखे चिल्लाए बहुत कुछ कहने वाला। तो हमने संग्रह के कई पहलुओं पर बात कर ली, नदी का रूपक, प्रकृति, समाज, जुगाड़ वाला व्यंग्य और करु जैसी कविताएं। अब अगर हम समीक्षक मनीष पांडे के ओवरऑल मूल्यांकन पर आएं, तो उनका निचोड़ क्या है? क्या कहते हैं वो आखिर में? देखिए, समीक्षक का निष्कर्ष काफी पॉजिटिव और साफ है। हम्म वो महानदी को सिर्फ कविताओं का बंडल नहीं मानते, वो इसे एक भावनात्मक यात्रा कहते हैं। इमोशनल जर्नी। हाँ, एक ऐसी यात्रा जो पढ़ने वाले को प्रकृति से जोड़ती है, समाज की सच्चाई दिखाती है, उसे अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। आत्मचिंतन। हाँ, और कुल मिलाकर जीवन की जो बहुरंगी तस्वीर है ना, वो पेश करती है। उनके शब्दों में कुछ कहा है? हाँ? हाँ। वो कहते हैं कि ये संग्रह पठनीय है, भीतर तक छूता है और जीवन की धारा में बहा ले जाता है। भीतर तक छूता है, ये तो बड़ी तारीफ है। बिल्कुल। और उन्होंने कवि के एक और संग्रह का भी जिक्र किया है, करूं काल भी है। अच्छा। हाँ, और कहा है कि वो अलग से विश्लेषण के लायक है। शायद वो कोरोना पर और भी ज्यादा फोकस्ड होगा। लगता है समीक्षक कवि के काम से काफी प्रभावित हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। उन्हें लगता है कि कवि के पास कहने को बहुत कुछ है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो इस समीक्षा के जरिए महानदी संग्रह के बारे में जो मोटी मोटी बातें सामने आई वो क्या है? एक तो वो नदी वाला रूपक जो जीवन के बहाव और संघर्ष को दिखाता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। फिर प्रकृति का इस्तेमाल जो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बल्कि भावनाओं का आईना है। सही। फिर आज के जीवन की जो सच्चाइयां हैं, समाज की असमानता, राजनीति पर व्यंग, खासकर वो जुगाड़ वाली कविताएं। हाँ, वो तीखा व्यंग और भाषा की सादगी, लेकिन उसका गहरा असर जैसे करु कविता में दिखता है। बिल्कुल। मुश्किल समय में सामूहिक पीड़ा को आवाज देना। तो इन सब का मतलब क्या है? ये कविताएं इस समीक्षा की रोशनी में आज हमसे क्या कहती हैं? क्या संदेश है? देखिए, इस पूरी बातचीत के बाद ना एक सवाल मन में उठता है। शायद ये समीक्षा भी यही सवाल जगा दिया। क्या? हम सबके जीवन की अपनी एक नदी होती है, हाँ। है ना? जो अपने अनुभवों, उतार चढ़ावों से गुजरती है। हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जीवन नदी, वो भी कहाँ बह रही है? क्या वो शांत है महानदी की तरह, या फिर जैसा कविताओं में झलकता है, किसी अनदेखे किनारे को, किसी बंधन को तोड़ने के लिए बेचैन है? ये तो सोचने वाली बात है। और एक बात और जो करु कविता से निकलती है, आज का युग बहुत शोर वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो इस शोर में वो कौन सी करुण पुकारें हैं जो अनसुनी रह जाती हैं? क्या हम उस गहरे मौन को सुनने की कोशिश करते हैं जहां शायद सबसे सच्ची, सबसे जरूरी आवाजें छिपी हों? ये कविता संग्रह और ये समीक्षा हमें इन सवालों पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।